वर्षा वशिष्ठ के संघर्ष ने दर्शकों के मन को छुआ है, उन्हें विचलित किया है, अपने दर्द से उनकी आंखें गीली की हैं और उन्हें प्रेरणा दी है। कितने ही लोगों को तो लगता है जैसे ये उन्हीं की कहानी है। शाहजहांपुर के स्कूल मास्टर की बेटी सिलबिल उर्फ मालती शर्मा को मध्यम वर्ग की औसत लड़की का जीवन नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन में सुंदरता चाहिए। यहाँ तक कि उसे अपने नाम में भी कोई सुंदरता नहीं दिखाई पड़ती। सिलबिल, अरे ओ सिलबिल, क्या है दादा? तूने अपना नाम बदल लिया है? हाँ। बदली हुई जीवन दृष्टि के कारण पिता से उसका पहला संघर्ष होता है। काहे? मुझे अपना नाम पसंद नहीं था। अगर हाई स्कूल में नहीं बदलती तो आगे चलकर बहुत मुश्किल होती। डिग्री कॉलेज में दाखिला वर्षा की जिंदगी को एक नया आयाम देता है। वर्षा की तनाव भरी अंधेरी जिंदगी में मिस दिव्या कत्याल प्रकाश स्तंभ बनकर आती हैं। हैमलेट कहता है there is something rotten in the city of Denmark. डेनमार्क शहर में कुछ बहुत सड़ा गला है। वो अंधेरों में घिरा है। अनास्था और संशय की डंक उसे चुभ रहे हैं। वो संवेदनशील, सेंसिटिव, और इसीलिए उसका दर्द और भी बढ़ गया है। परिवार के सदस्यों पर उसे विश्वास नहीं रहा। उसका अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ही खतरे में पड़ गया है। विश्वास का टूटना शहर का सड़ना है। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। रहना है या नहीं, यही सवाल है। अच्छा क्या है, जालिम तकदीर के तीरों की चोट मन ही मन सहना, या मुसीबतों के समुंदर के खिलाफ हथियार उठाना और लड़कर उनका खात्मा कर देना। दिव्या का प्रभावशाली लेक्चर वर्षा की सोच में जबरदस्त बदलाव पैदा कर देता है। पुस्तकें हमारी सच्ची साथी है। मित्रों और संबंधियों से हमारे रिश्ते खराब हो सकते हैं, लेकिन पुस्तकों से कभी नहीं। हर पुस्तक अपने आप में ज्ञान की इकाई या अनुभव मंजूषा है। पुस्तकें व्यक्ति के जीवन में जमीन आसमान का परिवर्तन कर सकती है। यहां मुझे चेखोव की एक कहानी याद आ रही है। इसमें एक गरीब आदमी अपने एक अमीर दोस्त की 1 लाख रुपए की इस शर्त को स्वीकार कर लेता है कि वो उसकी कोठी के एक कमरे में 25 वर्ष तक बंदी बनकर रहेगा, सिर्फ पुस्तकों के सहारे। पुस्तकों के बारे में दिव्या कत्याल का इतने सरल शब्दों में समझाना वर्षा को आत्ममंथन के लिए बाध्य करता है और वर्षा किताबों को अपना भागीदार बना लेती है। दिव्या कत्याल के ज्ञान की गहरी छाप से वर्षा की कुंठा कम होने लगती है। उसे अपने जीने का सत्य समझ में आता है और परंपराओं के मोह से ऊपर उठना शुरू कर देती है। उसे सिर्फ थोड़ी सी पढ़ाई, घरेलू कामकाज में कुशलता, शादी और भगवान की देन बनकर आते हुए बच्चे नहीं चाहिए। इससे परे सुंदरतम जीवन चाहिए। मगर ये सुंदरता उसे कहां और कैसे मिलेगी, ये वो नहीं जानती। मन ही मन वर्षा दिव्या को अपना आदर्श मान लेती है। कितना आत्मविश्वास है तुम में, और मुझे देखो, तुम किसी भी विषय पर धड़ल्ले से और कितने अधिकार से बोल सकती हो। लोगों पर जादू सा छा जाता है। कितना ज्ञान और रूप है तुम्हारे पास। बस यही जी चाहता है कि तुम्हें टकटकी बांधे देखती रहूं और तुम्हारी मीठी आवाज़ कानों में शहद घोलती रहे। कितनी बार तुम्हें देखा पर आंखें नहीं भरी। दिव्या कत्याल अकेली और दुखी वर्षा की तपती सांसों में बस जाती है। उसकी धड़कनों के साथ एकाकार हो जाती है। वर्षा को दिव्या से प्रेम हो जाता है, मगर इस एक तरफा प्यार की दिव्या को भनक तक नहीं हो पाती। अपना सुलगता प्रेम अपने सीने में छिपा के वर्षा प्रेम की परीक्षा देती है। दिल से दिल के तार जुड़ते हैं। दोनों के बीच एक अजीब रिश्ता पनपता है। इधर वर्षा अपना हाथ जलाती है, उधर दिव्या की उंगली कट जाती है।
फीस दोगे दादा? दूसरा महीना शुरू हो गया। कैसी हो वर्षा बिटिया? एक तो गरीबी, ऊपर से लेनदारों का जमावड़ा वर्षा को अपनी जिंदगी की नाव भंवर में फंसती दिखाई पड़ती है। नमस्कार सेठ जी, संध्या बेला मैं आ ही रहा था। बहुत राह देखी आपकी शर्मा जी। अरे ये क्या? बड़ी बेदर्दी से कील ठोकी गई है। नहीं सेठ जी, पलस्तर अपने आप झड़ गया है। 5 साल से मरम्मत कहाँ हुई है। करवा लीजिए ना मरम्मत, किसने रोका है आपको? सेठ जी, कितना हो गया है आपका? अब ये भी बताऊं मैं, 4था महीना चल रहा है। सेठ जी कृपया करके 3 महीने का किराया स्वीकार कर लीजिए। पिता की मजबूरी और अपमान का घूंट पीती वर्षा उन्हें तसल्ली के 2 बोल भी नहीं बोल सकती। गेहूं क्या भाव है? 4 रुपए पसरी है माँ साहब। इससे सस्ता नहीं होगा? माँ साहब आप बोरी ले लो, 5 रुपए कम कर देंगे। इतनी बिसात कहाँ दुनी चंद जी, किसी तरह दिन काटने हैं। 7 सेर तुलवा दीजिए। प्राइमरी स्कूल की छोटी सी तनख्वाह में किसी तरह गुजर बसर करते अपनी 3 बेटियां और 2 बेटों की परवरिश की जिम्मेदारी के बोझ से दबे शर्मा जी को 50 पैसे बचाने के लालच में गेहूं की बोरी खुद ढोकर लाते देख वर्षा की आत्मा पीड़ा से चित्कार उठती है। पिता की बेबसी और वर्षा की महत्वाकांक्षा एक दूसरे पर व्यंग करते नजर आते हैं। बिना पूछे सिनेमा क्यों गई? ये पिक्चर देखना चाहती थी। उम्र के साथ विकसित होती जीवन दृष्टि वर्षा को नए कलात्मक अनुभव की ओर आकर्षित करती है। वो देवदास फिल्म देखकर आती है, शर्मा जी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है और उनका वर्षा से तीखा टकराव होता है। तुम में इतनी समझ नहीं कि यह जान सको कि इस तरह दूसरे का एहसान नहीं लेना चाहिए, वो भी सिनेमा के लिए। यह बिल्कुल अकरणीय है। वापस कर दूंगी। घर में पैसे का झाड़ लगाए तो वापस कर देगी। तुम अब इतनी छोटी नहीं हो कि ना समझ सको कि ये घर चलता कैसे है। और वैसे भी अभी देवदास देखना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। उसे महान साहित्य कृति माना जाता है। सिलबिल, हर महान साहित्य कृति कच्ची उम्र के लिए सही नहीं होती। मैं बीए में पढ़ती हूँ। स्त्री पुरुष प्रेम का कलात्मक चित्रण मुझे नहीं देखना चाहिए? नहीं, क्योंकि वो बीमार प्रेम है, हताशा, मदिरा और मृत्यु तक ले जाता है। तुम स्वस्थ प्रेम का चित्रण देख सकती हो, जो आशा, विवाह और गृहस्थी तक ले जाए। लेकिन जो प्रेम हताशा, मदिरा और मृत्यु तक ले जाता है, वो भी तो हमारे इसी समाज की उपज है। ठीक है, लेकिन वो समाज के लिए उपयोगी नहीं, आदर्श नहीं। कलाकृति की कसौटी है सत्यम, शिवम, सुंदरम। हर सत्य शिवम और सुंदरम नहीं होता। तुम्हारी उम्र में ऐसे सत्य के लिए आकर्षण क्यों हो जो शिवम और सुंदरम नहीं? उसके बिना मैं संसार की वास्तविकता कैसे जानूंगी? अगर मुझे सिर्फ चुना हुआ सत्य दिखाया जाएगा तो मेरी जिंदगी की समझ सतही नहीं होगी। जिंदगी की समझ में गहरी पैठ बनाने को उत्सुक वर्षा दिव्या की प्रेम कसौटी पर खरी उतरना चाहती है, मगर चालाक प्रेमी की तरह। तुमको जो बोला है वो करना है कि बेकार मेरा मगज चाटना है? क्या लड़की है, फल में तोला, फल में माशा। अच्छा दिखा दो। ये तो वैसा पत्र है। तो क्या मैंने बोला था कि धोबी के कपड़ों का हिसाब है? अचानक बैठे ठाले तुम्हें ऐसा पत्र लिखने की क्यों सूझी? तुम्हें काम करना है कि पंचायत छाटना है? तुमने देखी है कभी पंचायत? भैया दादा को पता चल गया तो? तुम मार डालेंगे ना। डरो मत, तुम्हारा नाम नहीं लूंगी। तुम राम जी की गाय ही बनी रहोगी। आखिरकार प्रेम की चिंगारी में झुलसती वर्षा अपना पैगाम अपने प्रियतम के कोमल हाथों में पहुंचा कर ही दम लेती है। जैसे पौधे को पानी चाहिए, मुझे एक दिन जीने को तुम्हारे दर्शन चाहिए। अप्रैल सबसे क्रूर महीना है। एलियट जी कहे हैं तो जरूर होगा। मेरे लिए सबसे क्रूर दिन वो है जब मैं तुम्हें न देख पाऊं। आगे से हो सके तो अपनी क्लास मत छोड़ना। एक
आराधक। दिव्या के प्यार में खोई वर्षा अचानक उसे बिल्कुल अपने करीब पाकर विभोर उठती है। अनजाने ही अपने आराध्य को सामने देखकर उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। आज मैंने तुम्हारे जिस्म की खुशबू सूंघी, कल तड़पाया था, आज पुरस्कार दे दिया। बड़े इंसाफ पसंद प्रेमी हो। थैंक यू। वर्षा वशिष्ठ। हैमलेट की कश्मकश पर तुम्हारी टिप्पणी मैंने ध्यान से पढ़ी। दिलचस्प, ओरिजिनल, इंटेलिजेंट। स्पेलिंग की तो भूले हैं। फेयर करने से पहले जिस शब्द के बारे में शक हो उसे डिक्शनरी से चेक कर लेना चाहिए। दिव्या का वर्षा से पहली बार बात करना उसकी जिंदगी में उजाला कर जाता है। तुमने मेरी तरफ देखा, मेरा नोटिस लिया, मेरे पास आकर मेरी कॉपी वापस की, मुझको अपनी वो शहद मिली मुस्कान दी। नहीं, सपना नहीं था। जाहिर है स्पेलिंग मिस्टेक चेक करने के लिए शब्दकोश की आवश्यकता होती है। वर्षा का अंग्रेजी साहित्य के प्रति रुझान देखकर शर्मा जी अपनी आर्थिक मजबूरियों को ताक पर रखकर उसके लिए शब्दकोश का इंतजाम करने जाते हैं। एक विनती लेकर आया हूं। बोलिए मां साहब। 2 खंडों वाला हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश चाहिए। अच्छा मां साहब। बेटे 2 खंडों वाला हिंदी अंग्रेजी सब कुछ लाओ। बैठिए मां साहब। 10% डिस्काउंट दे दूंगा। हर महीने केवल 10 रुपए दे सकता हूं, किश्तों में भुगतान करूंगा। आपने तो धर्म संकट में डाल दिया मां साहब। मैं भी धर्म संकट में हूं, तभी आपकी शरण में आया हूं। शब्दकोश की क्या जरूरत आन पड़ी मां साहब? मंझली बेटी को है, मुंह खोलकर पहली बार ये मांग की है। पढ़ने का बड़ा शौक है उसे। किसी से सलाह के बिना अपनी इच्छा से अंग्रेजी साहित्य का विषय लिया है। अपने वंश की 18 पीढ़ियों की जानकारी है मुझे। बीए तक जाने वाली और अंग्रेजी साहित्य पढ़ने वाली ये पहली कन्या है। जिस वंश की परंपरा जन्म लेते ही बेटी का गला घोट देने की रही हो, उस वंश की कन्या के मुंह से शेली, कीट्स और बारिन का नाम सुनकर मैं तो कांप उठा। मां साहब, मां साहब, एक बात बोलो सिल्वी, बुरा तो नहीं मानोगी? ससुराल जाने से पहले ही मुझे पराया बना दिया। तुमने शब्दकोश की बात क्यों की? तुम नहीं जानती थी दद्दू की सामर्थ नहीं है। उनके मन को क्लेश पहुंचा दिया ना। भूल हो गई जीजी। पिता के सामर्थ्य से अधिक की मांग पर वर्षा को बहुत पछतावा होता है। उसका मन उसे धिक्कारने लगता है। मगर इसके ठीक विपरीत शर्मा जी 10 रुपए माहवार की किश्त पर शब्दकोश लाकर वर्षा के हाथों में सौंपते हुए गर्व और खुशी से फूले नहीं समाते। वर्षा उनके हृदय परिवर्तन का रहस्य समझ नहीं पाती। उसका दिल करुणा से भर जाता है और आंखों के रास्ते आंसू के रूप में छलकने लगता है। शर्मा जी उसकी इस अनोखी मांग को पूरा करके धन्य हो जाते हैं। परंतु गायत्री के दहेज की मांग पूरी न कर पाने की असमंजसता पूरे घर को अजीब दहशत के दायरे में ला खड़ा करती है। गोरी गुलाबी, घरेलू कामों में कुशल, आज्ञाकारी गाय जैसी गायत्री की शादी में जब इतनी अड़चने हैं, तो सांवली, झगड़ालू और जिद्दी सिलबिल का क्या होगा? यह बहुत बड़ा सवाल है शर्मा परिवार के लिए।
मशीन और फर्नीचर से कर दो प्यार। मशीन के मांग में भर दो सिंदूर। मशीन को बिठा दो सुहाग सेज पर। कोई है? वर्षा को दिव्या मैम साहब ने बुलाया है। तुमने पूछा नहीं क्या बात है? उसने कहा मालूम नहीं। उनको पता चल गया कि वो चिट्ठी मैंने लिखी है। जिज्जी, कहा सुना माफ करना। अरे तो क्या फांसी पे चढ़ा देंगी? हाथ जोड़कर माफी मांग लेना। ठहरो, मैं भी चलती हूँ। कहाँ तक मुझे बचाओगी जिज्जी? मेरा रास्ता बहुत बेहद है। वर्षा की भाषा भोली भाली गायत्री के पल्ले नहीं पड़ती। प्रेम पत्र की हैंडराइटिंग पहचान लिए जाने के खतरे से भयभीत वर्षा दिव्या के घर जाती है, मगर यहाँ जूनियर स्कूल में भाई बहन हैं, हॉस्टल में रहते हैं, जमींदार फैमिली के हैं। उनको रोज 1 घंटा ट्यूशन दे सकोगी? पैसे होंगे 150 महीने। वर्षा ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी दिशाहीन जिंदगी की रास एकाएक उसकी आराध्य दिव्या कत्याल के हाथ में ही आने वाली है। कॉलेज तो 4 बजे तक बंद हो जाता है। वहीं लड़कियों के कॉमन रूम में पढ़ा लिया करना। मैं चपरासी से कह दूंगी। कल से शुरू करें? दिव्या की पैनी नजरें वर्षा की अभिनय क्षमता को परख लेती हैं और वो उसे नाटक में भाग लेने के लिए प्रेरित करती है। तुमने अपना नाम नहीं दिया? जी, मैं तो क्या? मैं तो बिल्कुल अनाड़ी हूँ। मैंने जिंदगी में कभी नाटक में काम नहीं किया। वर्षा की हिचक का कारण दिव्या को समझ में आ जाता है। वो उसे उसकी क्षमता का एहसास दिलाती है। तुम्हें सोडे की बोतल खुलते हुए देखी होगी। तुम्हारे अंदर जो ज्वार भरा है उसे मुक्ति देने के लिए ढक्कन खोलने की जरूरत है। तुम्हें अपनी अभिव्यक्ति के लिए एक माध्यम चाहिए। वो क्या होगा ये मैं अभी नहीं कह सकती, पर एक बार रंगमंच की कोशिश कर लेने में कोई हर्ज नहीं। मेरे मन में स्टेज का गहरा डर बैठा हुआ है। अभी तुम सिर्फ ऑडिशन के लिए आ जाओ। अगर तुम्हारा चुनाव होता है तो तुम 4 हफ्ते के रिहर्सल के बाद स्टेज पर आओगी। इतनी तैयारी के बाद स्टेज का डर धीरे धीरे कपूर की तरह उड़ जाएगा। मैं अपने को जानती हूँ। सैकड़ों जुड़ी आंखों के सामने जगमगाते स्टेज पर 2 घंटे यहाँ वहाँ चलने और अपने डायलॉग बोलने के वास्ते जिस फौलाद का कलेजा चाहिए वो मेरे पास नहीं। अगर मैंने तुम्हें संतोषजनक नहीं पाया तो 15 मिनट के बाद तुम्हें छुट्टी दे दूंगी। एक और हार से मुझे जूझना होगा। ये मैं क्या सुन रहा हूँ सिलबिल? तुम नौटंकी में काम करती हो। कान खोल के सुन लो, हर बात की एक हद होती है। हमारे घर की भी कोई इज्जत है। ये नौटंकी नहीं, क्लासिकल ड्रामा है और इसमें ऐसे घरों की लड़कियां काम करी हैं जिनकी इज्जत हमारे घर से ज्यादा ही है, कम नहीं। मुझे सिर्फ अपने घर की इज्जत से मतलब है। तुम्हारे साथ लड़के भी काम करते हैं। एक के साथ तुम नाचती और गाना गाती हो। कल के दिन कुछ ऊंच नीच हो गया तो हमें मुंह छिपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। बेटी, लड़की की लाज मिट्टी का सकोरा होती है। और यहां से शुरू होती है मध्यम वर्गीय परिवार के परंपरावादी पिता शर्मा जी और आजाद ख्याल बेटी वर्षा वशिष्ठ के लीक पर चलने या परंपराओं को तोड़कर महत्वाकांक्षा के राजमार्ग पर आगे बढ़ने की तकरार। हमारे घर में नौटंकी नहीं होगी, मैंने बोल दिया। मैंने भी बोल दिया, ये नौटंकी नहीं, चौखंबा से छपी पोथी है जहां से तुम्हारी कालिदास ग्रंथावली छपी है। सिलबिल, ग्रंथावली के फरमे पर छपने वाली हर पोथी महान नहीं हो जाती। कल से तुम्हारी रिहर्सल बंद। दद्दा,
To be or not to be? That is the question.